हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। वी हैव कवर्ड द एंटायर कंसेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, एंड नाउ इज द टाइम फॉर एमआईक्यूज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई में पहले पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो में। ये चैप्टर मैं फिर से रिपीट करी हूँ, दिस इज चैप्टर नंबर 10 जो कि सीबीएसई करिकुलम 2024-25 के हिसाब से इनकलकेटेड है आपकी बुक्स में, एंड इट्स नेम इज फाइनेंशियल मार्केट एंड वी आर स्टडिंग आवर बोर्ड्स प्रिपरेशन, दैट इज क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताना कि मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है। एक तो ये चैनल जहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं फ्रॉम केजी टू क्लास 12 फॉर सीबीएसई बोर्ड, एंड एक और चैनल है जो कि है हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। ये सारे स्टेट बोर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। सो दोनों ही चैनल्स में हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइडेड है। यू डोंट हैव टू पे एनी चार्ज फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिलते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, एंड वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो आपको क्या करना है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेट्स प्रोसीड टू अवर टुडेज सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, स्टेट एनी 3 रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी। तो 3 रेगुलेटरी फंक्शंस लिखने हैं, लेविंग एंड चार्जिंग ऑफ फीस, रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंटरमीडियरीज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटरमीडियरीज। 3 फंक्शंस तो यही हो गए, एंड इसको एक्सप्लेन कर देना। बट येस, लेट्स सी द सीबीएसई आंसर, व्हाट दे हैव इनकलकेटेड इन देयर आंसर। रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी आर registration of brokers and sub brokers and other players, registration of collective investment schemes and mutual funds, regulation of stock brokers, portfolio exchanges and underwriters, and training and development of intermediaries। developmental function में होगा, सॉरी रेगुलेटरी में नहीं होगा। प्रोटेक्टिव फंक्शंस अलग होते हैं जिसमें हम इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्टिक टू व्हाट इज रेगुलेटरी फंक्शन। ओके, सो दीज आर द 3 regulatory functions of SEBI. Now question number 2, state any 3 protective functions of SEBI. So price rigging, check on price rigging, check on insider trading, protection of investor, ये सारी चीज़ें protective function में आती हैं। So prohibition of fraudulent and unfair trade practices, controlling insider trading, imposing penalties for such practices, undertaking steps for investor protection, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, प्रोटेक्टिव फंक्शंस में। नेक्स्ट, हितेश लिमिटेड इज अ वेल नोन कंपनी इन अ सीमेंट इंडस्ट्री सिंस 1999। सबसे पहले तो लिमिटेड वर्ड लिखा है तो ये पब्लिक कंपनी है। द कंपनी हैज़ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 100 करोड़। यस, ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, एंड दिस इज पत्थर की लकीर, दिस इज लाइक अ पत्थर की लकीर। अगर आपको 100 करोड़ ऑथराइज कैपिटल है तो आप इससे ज़्यादा पैसे में डील नहीं कर सकते, एंड इज लिस्टेड इन अ रेप्यूटेड स्टॉक एक्सचेंज। तो या तो वो एनएससी में लिस्टेड होगी या बीएससी में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इट शेयर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो शेयर की प्राइसेस बढ़ रही है जो कि अच्छी बात है। क्यों बढ़ रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर सीमेंट। नाउ कंपनी वांट्स टू एंटर इनटू कार मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल ही अलग लाइन कंपनी चालू करना चाहती है, सीमेंट से डायरेक्ट कार मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। फॉर दिस इट रिक्वायर्स 200 करोड़, अब उनको चाहिए 200 करोड़। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी डिसाइड्स टू रेज द कैपिटल बाय द पब्लिक इशू। यस, वो ये ऐसा कर सकते हैं, बट इनको सबसे पहले तो एमओए ऑल्टर करना पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013। एमओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो वो ऑल्टर करना पड़ेगा, तब वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फॉलोड क्वेश्चंस क्या पूछे गए आपसे। आइडेंटिफाई द मार्केट इन विच द कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड। कौन से मार्केट में कंपनी की सिक्योरिटीज अभी ट्रेड हो रही है। सो इट इज सेकेंडरी मार्केट, है ना, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग है तो सेकेंडरी मार्केट। सो नेम द, क्योंकि कंपनी फर्स्ट टाइम नहीं इशू कर रही है, ठीक है, पहले वो इशू कर चुकी है, अब ये सेकेंड टाइम वो नए बिजनेस में एंटर कर रही है, तो सेकेंड टाइम है तो सेकेंडरी मार्केट होगा ना। इट इज़ नॉट अ न्यू इशूज मार्केट, ये बस फंड रेजिंग कर रही है 200 करोड़ की। अब पता नहीं उसमें से कितने पैसे उनके रिजर्व्स में है। क्वेश्चन थोड़ा सा वेग है विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट अवेलेबल इन द कंपनी ऑलरेडी इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। नाउ नेम द मार्केट थ्रू विच द कंपनी वांट्स टू रेज इट्स कैपिटल ऑफ 200 करोड़ फॉर इट्स न्यू बिजनेस, जो कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। अगर उसके 200 करोड़ का अमाउंट कंपनी को रेज करना है, नया बिजनेस है, तो फिर किस मार्केट से वो मनी रेज करेंगी, तो ऑब्वियसली प्राइमरी मार्केट। फर्स्ट टाइम आप इशू करने जा रहे हो, है ना, फर्स्ट टाइम आप फंड रेजिंग करने जा रहे हो कार मैन्युफैक्चरिंग की, सेकेंड टाइम आप फंड रेजिंग करने जा रहे हो पूरी उनकी कंपनी में,
ठीक है। सो जब आप सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, सीमेंट इंडस्ट्री अगर बढ़ रही है डे बाय डे एंड उसके शेयर की प्राइस बढ़ रही है, तो दैट इज हैपनिंग इन सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि उसके शेयर ऑलरेडी इशू हो चुके थे। बट अगर कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो तो अभी चालू भी नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम फंड रेजिंग होगी उसकी। सो दैट इज लाइक IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एंड वो किस में आएगा, अपना प्राइमरी मार्केट में। नेक्स्ट अपन बात करें थर्ड क्वेश्चन की, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट्स आइडेंटिफाइड इन A and B अबव ऑन द बेसिस ऑफ एनी 2 पॉइंट्स। सो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस बिटवीन बताना है। सो प्राइमरी मार्केट में आप लिख सकते हैं इट इज अ मार्केट फॉर न्यूली इशूड सिक्योरिटीज, सेकेंडरी मार्केट में इट इज अ मार्केट फॉर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इशूअर ट्रेडिंग होती है वाया इंटरमीडियरी, एंड इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट IPOs होते हैं एंड सेकेंडरी मार्केट FPOs में होते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको आप लिख सकते हो, बट येस आपकी बुक में क्या एंश्राइंड है वो भी हमें पढ़ना है। So primary market type of securities which are listed for the first time, which are issued for the first time, and here which are already issued. There is no issuing of fresh securities but trading of the already issued securities. Involvement of the issuer company is involved क्योंकि company issuer ही sell करता है अपने shares investor को via intermediary. Now issuer company is not involved क्योंकि यहाँ पे investor to investor trading होती है. So securities are exchanged between investor. यहाँ पे issuer involved नहीं होता secondary market में. Okay, so this is also the case. Now let's proceed to question number 4. I hope आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया, अगर नहीं किया तो डेफिनेटली अभी लाइक करिए, and let's proceed to the reading of this case study. Foods India Limited, again a public company. It is a company engaged in the production of packaged juice since 2010. सो ये कंपनी है जो पैकेज्ड जूस का प्रोडक्शन करती है 2010 से, जो आपने देखा होगा ना रियल जूस, माजा वगैरह, तो ये पैकेज जूस होते हैं। सो उसका प्रोडक्शन कर रही है वो 2010 से, कौन सी, फूड्स इंडिया लिमिटेड। नाउ ओवर दिस पीरियड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैव एंटर्ड, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ चुके हैं, एंड आर पुटिंग अ टफ चैलेंज टू फूड्स इंडिया लिमिटेड। अब वो बहुत टफ हो गया है उनके साथ compete करना। To face this challenge and to increase its market share, the company has decided to replace the old machinery with the estimated cost of 100 करोड़। तो कंपनी ने सोचा है कि इस कंपटीशन से बीट करने के लिए 100 करोड़ लगा के पुरानी मशीन हटा के नई मशीनरी लेके आई जाए, ठीक है। टू रेज द फाइनेंस, कंपनी डिसाइडेड टू इशू 9% डिबेंचर्स, यानी कि कैपिटल मार्केट में उतरना चाह रहे हैं। The finance department of the company has estimated that the cost of issuing 9% debenture would be 10 lakhs. तो 10 लाख तो इशू करने का ही कॉस्ट है, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट है। द कंपनी वांट्स टू मीट इट्स फ्लोटेशन कॉस्ट, तो कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है ताकि वो डिबेंचर इशू कर सके, है ना। एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट दैट द कंपनी में इशू फॉर दिस पर्पस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट कंपनी इशू करेगी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए है तो कमर्शियल पेपर इशू करना चाहिए उनको, क्योंकि कमर्शियल पेपर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट्स इंटरेस्ट देन द मार्केट रेट्स। इट इज़ अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट विद अ फिक्स मेच्योरिटी पीरियड, जिससे क्या होगा 10 लाख रुपए कंपनी रेज कर पाएगी ताकि वो 9% डिबेंचर्स इशू कर सके, फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट कर सके। आप बोलोगे कमर्शियल बिल क्यों नहीं हो सकता, वो बिजनेसेस के लिए होता है, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज के लिए नहीं होता। आप बोलोगे ट्रेजरी बिल क्यों नहीं हो सकता, वो गवर्नमेंट फंड रेजिंग होती है। सारे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कौन से किसके क्या यूजेज है, ठीक है। तो यूसेज के हिसाब से एंड एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से यू हैव टू सिलेक्ट द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वैसे तो लॉन्ग टर्म फंड रेजिंग वो करना चाह रही है, बट 10 लाख रुपए जो हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट इज अ शॉर्ट टर्म फंड रेजिंग विच कैन बी फंडेड थ्रू अ कमर्शियल पेपर easily. Okay, so this was the perspective of the question which has been asked. Now let's proceed further. In which type of financial market is the instrument explained above traded, है ना। सो कमर्शियल पेपर कौन से मार्केट में ट्रेड होता है, मनी मार्केट में ट्रेड होता है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स ट्रेड होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है ना। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, नॉट फंड्स। ओके, सो ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ सेफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर इन दिस मार्केट, क्योंकि हाई लिक्विडिटी है, सो दे आर मच सेफर एज कम्पेयर टू द कैपिटल। ओके, सो टाइप ऑफ मार्केट, कमर्शियल पेपर्स आर ट्रेडेड इन
money market. Clear? Safety of instruments. Money market instruments are safe as they are issued by credit worthy and highly rated institutions. They are for the short duration, that is maturity period is up to 364 days. Now let's proceed to question number 5. Question number 5 again a case study based question है. It is also an important question. Let's see. आदित्य खोसला, the MD of D Law Limited, है ना, DLW Limited, ठीक है. सो आदित्य खोसला एक सीनियर पोजीशन पे है, मैनेजिंग डायरेक्टर है DLW लिमिटेड का, एंड राजेश पुरी फाइनेंस मैनेजर है. ये दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर और फाइनेंस मैनेजर डिस्कस कर रहे थे कुछ, ठीक है, अबाउट एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टिंग द आइडल फंड्स ऑफ द कंपनी. उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे उनकी गुल्लक में, आइडल फंड्स. तो ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि भैया इन पैसे को कहाँ लगाया जाए, इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए, ठीक है. सो आदित्य खोसला का ओपिनियन था दैट मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन द कैपिटल मार्केट, कि इस पड़े हुए पैसे को आप कैपिटल मार्केट में लगा दो. और राजेश पुरी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव था, उसने बोला इस पैसे को अपन मनी मार्केट में लगाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डरपोक टाइप का था, ये रिस्क कम लेना चाहता था. सिंस इकोनॉमी वॉज बाइंड, मतलब इकोनॉमी में तो दोनों चीज़ें चल रही हैं. The managing director convinced Rajesh that they should take advantage and invest in the capital market to get good returns. तो MD ने यानी आदित्य ने राजेश को कन्विंस कर लिया कि कैपिटल मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहाँ से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, मनी मार्केट में नहीं मिलेंगे उतने रिटर्न्स. अल्टीमेटली अब उन्होंने डिसाइड करा कि आइडल पैसा हम कैपिटल मार्केट में लगाते हैं, जहाँ पर रिस्की तो है बट रिटर्न्स भी ज़्यादा हैं. ओके, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स शुड द कंपनी बाय? डिबेंचर्स, है ना, शेयर्स एटसेट्रा, ये सब कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं. नाउ वाई इज द कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेड टू गिव अ बेटर रिटर्न इन बायंट इकोनॉमी? स्टेट द रीजन. क्यों कैपिटल मार्केट ज़्यादा रिटर्न देता है? ठीक है, एक कहावत है ना, मोर रिस्क मोर रिटर्न, वो कैपिटल मार्केट पे अप्लाई होती है. So capital market is expected to give a better return. The securities are held for longer duration और earning capacity capital gain on shares बढ़ जाती है. Why and how safe the securities in this market as compared to money market? तो थोड़ी less safer होती है as compared to money. So securities in capital market are riskier, both with respect to returns and principal repayment. Issuing companies may fail to perform as per the projects and promoters may defraud the investors. तो risky तो है but returns भी सबसे ज़्यादा यही देती है. Money market liquidity provide करती है. Now let's proceed to question number 6 students. Question number 6 again एक case study based question है. Let's see what is written. So these days the development of country is also judged by its system of transferring finance from sector where it is surplus to the sector where it is needed the most. ठीक है, सो जब हम कंट्री के, देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अगर कोई सेक्टर में पैसों की कमी है और कोई सेक्टर में पैसे ज़्यादा हैं तो ये आपस में लेन देन करके काम चलाते हैं ताकि कंट्री का डेवलपमेंट हो पाए. टू गिव स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमी, सेबी इज अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट. तो इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए सेबी ने बोला कि हम कैपिटल मार्केट को डेवलप करेंगे. ठीक है, इन एडिशन टू दिस देयर इज अनदर मार्केट विच इज अनसिक्योर्ड plus short-term debt instruments that are actively traded every day. These markets together help the savers and investors in directing the available funds into their most productive investment opportunity. तो ये दोनों ही बातें हैं. Name the function being performed by the market in the above case. कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है? सो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस. ये फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का जो यूज़ हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्दर क्वेश्चन की, ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली 3 अदर फंक्शंस परफॉर्म बाय दिस मार्केट. तो फाइनेंशियल मार्केट के आपको 3 और फंक्शंस बताने हैं. सो अदर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आर फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, provides liquidity to the financial assets with the help of money market and capital market both, but money market में easy liquidity है, capital market में थोड़ा time लगेगा. reduces the cost of transactions, yes definitely. तो ये भी financial market के rest 3 other functions हैं which can help you out in writing the answer. now let's proceed next question पे. I hope आपने वीडियो लाइक करा है अभी तक. let's see क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में. क्वेश्चन 7 में बोल रहे हैं श्रेया लिमिटेड इज अ लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स फॉर इंडियन मार्केट. इट नाउ वांट्स टू कैटर टू द अदर मार्केट एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन न्यू मशीन्स. तो ये दूसरे मार्केट में भी उतरना चाहते हैं और नई मशीन खरीदना चाहते हैं. फॉर दिस इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस. इनको लंबे समय के लिए पैसों की ज़रूरत है. इट डिसाइड्स टू रेज फंड्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स. तो मतलब ये कैपिटल मार्केट में उतरना चाह रही हैं.
द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन्वॉल्व्स ह्यूज फ्लोटेशन कॉस्ट। यस, पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, प्रॉस्पेक्टस इशू करना, आरओसी को रिटर्न भरना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब हम इशू करते हैं इक्विटी शेयर्स तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी मीट करनी पड़ती है। टू मीट अप द फ्लोटेशन कॉस्ट द कंपनी डिसाइडेड टू टैप द मनी मार्केट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए कंपनी मनी मार्केट में उतरना चाहती है। नेम एंड डिस्कस कौन सा इंस्ट्रूमेंट कंपनी को लेना चाहिए। सो ऑब्वियसली कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इकलौता ऐसा पेपर होता है, इकलौता ऐसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनीज अपने छोटे मोटे फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। Okay, so by well reputed companies it is used. Next, what is the duration for which the company can get funds through this instrument? So obviously 1 year. So 15 days to 1 year maximum, है ना। State any other purposes for which this instrument can be used. तो बहुत सारे purposes जिस भी कंपनी को ज़रूरत हो, it is used to provide short term fund requirements for any type of businesses which are credit worthy companies and large companies. So short term funds for a seasonal and working capital needs of the business, this can be used. Okay, so ये था अपना commercial paper के benefits. Now next case study हम पढ़ेंगे, फटाफट से इसको एक बार read out करिए, then we'll proceed. सो स्टूडेंट्स केस स्टडी नंबर 8 अपन देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्वेश्चन पूछा है। नायर इज वर्किंग एज अ पीजीटी कॉमर्स इन अ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल ऑफ केरला। तो ये नायर जो है ही इज़ अ टीचर एंड ही इज़ वर्किंग एज अ पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ कॉमर्स इन सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल एंड केरला हैज़ अ हाई लिटरेसी रेट बाय द वे. One day he was teaching about capital market in the class. Like I am teaching you, he was also teaching about capital market in the class. He informed the class that during 1980s, the capital market in India witnessed a tremendous growth because of increasing participation of the public. हाँ, 1980s में उस वक्त पे there was this tremendous growth. वहाँ पे जो कंपनीज जिसमें ट्रेडिंग होती थी, दोज वेयर कोहिनूर मिल्स, नेशनल रेल, बॉम्बे डाइन, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, ठीक है। सो this ever increasing investors population and market capitalization led to variety of malpractices on the part of companies, brokers, merchant bankers, investment consultants, others involved in the securities market. तो नायर ने स्टूडेंट्स को बताया कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा था वैसे वैसे माल प्रैक्टिसेस भी बढ़ रही थी, ठीक है, यानी गलत बातें भी हो रही थी जो यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। दीज माल प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एरोडेड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। तो जब ये गलतियाँ हो रही थी लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का पब्लिश हो जाना, प्राइस रिगिंग, अंदर की बातें लीक हो जाना, ये सारी जो गलतियां हो रही थी बाय पीपल, जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा था धांधलियां भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, यानी गलत चीज़ें भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जिनको हम क्या बोलते हैं, माल प्रैक्टिसेस। जिससे क्या हुआ था, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम हो गया था, लोगों ने पैसा जमा करना ही, पैसा इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया था। दे वर हैप्पी बाय कीपिंग मनी इन द लॉकर, है ना, पर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस पूरा शेक हो गया। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट इस पर्सपेक्टिव से कर रहा है कि उसकी मनी मल्टीप्लाई होगी, ना कि उसका पैसा डूबेगा, ठीक है। तो जब ऐसी माल प्रैक्टिसेस हैं तो सब लोग डरेंगे, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेकन अप हो गया था एंड मल्टीप्लाइड इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस, और इन्वेस्टर्स ने जो शिकायतें की थी वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई थी। 1980s में सेबी नहीं आया था, तब था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज एक्ट 1947 जो कि लागू होता था, ठीक है, CCI था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टॉक एक्सचेंज वे आर हेल्पलेस इन रीएड्रेसिंग द इन्वेस्टर प्रॉब्लम। इतनी ज़्यादा शिकायतें थी इन्वेस्टर्स की कि गवर्नमेंट और उसके साथ साथ गवर्नमेंट और जो अपने स्टॉक एक्सचेंज है वो हेल्पलेस हो गए थे, है ना, शिकायतों को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर पेनल्टी प्रोविजन एंड एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज एक्ट 1947 में प्रॉपर पेनल्टीज नहीं थी गलत कामों के लिए। फिर इन द व्यू ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेटअप अ रेगुलेटरी बॉडी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने सेबी को लेके आया पिक्चर में, है ना, और CCI को अबॉलिश किया, ठीक है। तो ये सारी कहानी मैं भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, जैसे नायर जी ने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई, ठीक है। सो नेम द रेगुलेटरी बॉडी विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेटअप, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो सेबी के बारे में इफ आई टेल यू, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड in 1988. It started its operations in 1992. It is governed under Securities and Exchange Board of India Act 1992.
सेबी के पहले कौन सी बॉडी थी? सेबी के पहले थी कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, and it was governed under Controller of Capital Issues Act 1947 and ये बंद हो गई और फिर सेबी पिक्चर में आ गई। इस वाले एक्ट में पेनल्टीज वगैरह नहीं थी, बट जब सेबी आया तो हर गलती के लिए एक सोल्यूशन था, ठीक है, हर फ्रॉड के लिए एक सोल्यूशन प्रोवाइडेड था सेबी एक्ट में। ऑल्सो स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए अबाउ, यानी आपको सेबी के 3 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इट कीप्स अ रेगुलर चेक ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू इंश्योर देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। नेक्स्ट है to protect the investors, it provides guidance and education particularly to the individual investors and to ensure protection of their rights and interests. Next है to prevent trading malpractices, अब जो भी malpractices होती हैं जैसे कि insider trading, जैसे प्राइस रिगिंग, है ना, तो ये सारी जो माल प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रिवेंट करने से क्या होता है, इट अचीव्स अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन बाय सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन अप्लाइड ऑन इट। सो ये तीनों ऑब्जेक्टिव हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट क्या था? टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स? टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। और थर्ड क्या है? टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन अ वेरी बिग केस स्टडी। सो लेट्स रीड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। यस, सेबी जैसे ही है, इट क्रिएट्स, सेबी के अंडर ही काम कर रहा है वो, इट क्रिएट्स कंटिन्यूस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। यस, इट गिव्स इन्वेस्टर्स द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। तो यस, ये भी बड़े बड़े टर्म्स है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, डिसइन्वेस्ट, री इन्वेस्ट। ओके, अपना पैसा कहीं से निकाल के कहीं दूसरी जगह लगाना, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग, इट इज डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट सेविंग गेट्स चैनलाइज्ड, सेविंग्स इधर की उधर होती रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होती है टू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। ओके, टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टर्स, to ensure that the investing public gets a safe and fair deal in the market, membership of the stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework, that is SEBI Act 1992. Okay students, next it also ensures wider share of ownership by the regulating new issues, है ना, तो ज़्यादा शेयर मिल पाए ओनरशिप का न्यू इश्यूज़ को रेगुलेट करके, वो भी स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर करता है। नेक्स्ट, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स। अब पूरी बातें लिखी हैं जो सब अच्छी अच्छी बातें हैं, किसके लिए? स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट और सेबी के लिए। ठीक है, अब आपसे पूछा है वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज आर डिस्कस्ड इन द अबाव पैरा। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के बहुत सारे फंक्शंस आपको बताए गए हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर होता है, स्टॉक एक्सचेंज कंटिन्यूस मार्केट प्रोवाइड करता है, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को चांस देता है डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट का, स्टॉक एक्सचेंज ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे सेविंग्स चैनलाइज हो पाए। कितने सारे फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, है ना। अब बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबाव पैरा स्टेट एनी 4 फंक्शंस, तो आपको पैराग्राफ से लाइन्स उठा के फंक्शंस को समझाना है या फिर उनका नाम लिखना है। सो फर्स्ट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, ये कहाँ पर दिया है पैरा में? इट क्रिएट्स अ कंटिन्यूस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड एंड गिव्स इन्वेस्टर द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। तो इसका मतलब क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, ये फर्स्ट फंक्शन है जो कि पैराग्राफ में इंश्राइंड है। अ स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स रेडी मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर bought and sold easily. Okay, next function है continuous contributes to the economic growth, है ना। सो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप डिसइन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सेविंग्स चैनलाइज होती है उनके मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में, इससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। बट पैराग्राफ में कौन सी लाइन गिवन है? थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट सेविंग गेट्स चैनलाइज इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। ये कौन सा फैक्टर हाईलाइट कर रहा है? कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। Next, safety of transactions. So stock exchange provides safe and fair deal as it works under the tight legal framework. ये कहाँ पर highlighted है? Membership of the stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. Okay. Next is spreading equity cult.
सो स्टॉक एक्सचेंज बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट इंश्योर्स वाइडर ओनरशिप. सो लास्ट वाली जो लाइन थी पैराग्राफ में, इट इंश्योर्स वाइडर ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इशूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट. आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन थी ये लाइन, है ना, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, सो ये वाली लाइन प्रोवाइडेड है. ओके, सो दिस ऑल्सो फंक्शन इज डन. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज. लास्ट क्वेश्चन भी अगेन एक बड़ी केस स्टडी है. इसमें भी वही लाइन से आपको कुछ बताना होगा. श्रेया इज अ स्टूडेंट ऑफ 10+2 कॉमर्स. तो श्रेया आपकी तरह क्लास 12th की स्टूडेंट है. हर 2 फ्रेंड्स सुगंधा एंड साक्षी आर 10+2 नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स. सो सुगंधा और साक्षी उसकी 2 दोस्त हैं. ये भी क्लास 12th में ही है बट नॉन मेडिकल फील्ड से हैं. सो श्रेया हैज़ फुल नॉलेज ऑफ द कैपिटल मार्केट. श्रेया को कैपिटल मार्केट की पूरी नॉलेज है क्योंकि आपकी तरह वो भी पूरा फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर पढ़ चुकी है. बोथ हर फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड इन इट. सुगंधा और साक्षी को कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट है बट उनको दे डोंट हैव इवन नॉलेज अबाउट इट, है ना, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है. श्रेया गिव्स देम द नॉलेज अबाउट द कैपिटल मार्केट इन द फॉलोइंग मैनर. तो श्रेया उनको अच्छे से समझाती है कैपिटल मार्केट क्या है. इन ऑर्डर टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कंपनी इशू शेयर्स. तो कंपनी को जब भी श्रेया उनको बताती है, सुगंधा और साक्षी को, कि कंपनी को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी शेयर इशू करती है. शेयर कैपिटल मार्केट में इशू होते हैं. कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को. इसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर. अब इट इज़ नॉट द केस दैट बाय इन्वेस्टिंग वंस द इन्वेस्टर आर एंट्रैप्ड. ऐसा भी नहीं है. श्रेया उनको बताती है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार निवेश कर दिया तो आप बस फंस चुके हो. नहीं, आप उसको निकाल के पैसे को वापस भी निवेश कर सकते हो. ठीक है. सो इफ़ दे सो डिज़ायर दे कैन सेल देयर शेयर्स एट द करेंट मार्केट प्राइस टू अदर इन्वेस्टर्स. और जब चाहे वो अपना पैसा वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं. तो श्रेया कैपिटल मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में सुगंधा और साक्षी को पूरी बातें बता रही है. पहले उसने क्या बताया, उसने बताया कि कंपनी को अगर फंड रेजिंग करनी है तो कंपनी क्या करेगी, इशू करेगी शेयर्स. फर्स्ट टाइम इशू कर रही है इसलिए इसको आईपीओ बोलेंगे. इसके लिए कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करनी पड़ेगी, यानी प्रॉस्पेक्टस वगैरह इशू करना. उसके बाद इसने बोला कि ऐसा नहीं है कि अगर एक इन्वेस्टर ने इस आईपीओ में पैसे लगा दिए तो उसके पैसे ब्लॉक हो गए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, ये जो पैसा है वो इन्वेस्टर विड्रॉ भी कर सकता है और ये इन्वेस्टर अपने शेयर किसी दूसरे इन्वेस्टर को भी सेल कर सकता है. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में श्रेया इज टीचिंग टू सुगंधा एंड साक्षी क्योंकि उनके पास कोई जानकारी नहीं है. अब नेक्स्ट, another important feature is that market in which the company issues shares has no particular place. और श्रेया ने ये भी बताया सुगंधा साक्षी को कि ये जो सट्टा बाजार है इसकी कोई फिक्स प्लेस नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होता है. However, the market wherein shareholders sell shares does have a particular place called stock exchange. और श्रेया ने उन्हें ये भी बताया कि एक स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पर आप अपनी सिक्योरिटीज़ की लाइव ट्रेडिंग देख सकते हो, जिसको हम NSE BSE बोलते हैं. पूरी नॉलेज थी उस बारे में. मतलब श्रेया इज रियली हेल्प्ड हर फ्रेंड्स to grow and to have a knowledge on the stock market of India. In the above paragraph 2 तरह के कैपिटल मार्केट मेंशन किए गए हैं, आपको उन्हें बताना है. ठीक है. सो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कब, जब श्रेया ने कहा था कि कंपनी आईपीओ से फर्स्ट टाइम मनी रेज कर सकती है ना, सो उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं. बट इन्वेस्टर का पैसा एंट्रैप्ड नहीं है, वो इन्वेस्टर वो पैसा डिसइन्वेस्ट रीइन्वेस्ट कर सकता है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट. ठीक है. सो ये दोनों लाइन से अपन को पता चल सकता है कि ये दोनों मार्केट्स एंश्राइंड है कैपिटल मार्केट के. ऑफ द आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ईच बाय वे ऑफ कोटेशन. यानी पैराग्राफ से लाइन्स उठा के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझानी है. ओके. सो कंपनी इशूज प्रॉस्पेक्टस डैश कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर. ये प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड है. डैश मतलब क्या, कंपनी इशूज प्रॉस्पेक्टस वाली लाइन से लेकर टोटल आईपीओ तक पूरी लाइन जो है वो प्राइमरी मार्केट को इंडिकेट कर रही है, न्यू इशूज को. अब मार्केट इन विच कंपनी shares investor has bought, he is not entrapped into it, he can disinvest and reinvest further. तो ये वाली जो लाइन थी कि इसका कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, एंड वो जो मैंने जो लाइन बोली दैट वाज कैपिटल मार्केट के बारे में, है ना. सेकेंडरी मार्केट के बारे में बेसिकली प्राइमरी मार्केट था, सेकेंडरी मार्केट था, तो सेकेंडरी मार्केट में डिसइन्वेस्ट रीइन्वेस्ट हो सकता है. ठीक है. सो इट हैज़ नो जोग्राफिकल लोकेशन, ये वाली लाइन भी लिख सकते हो. वेयर इट इज एनश्राइंड
नो पर्टिकुलर प्लेस वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है ये शो कर रही है कि कैपिटल मार्केट की कोई जगह नहीं होती, सट्टा बाजार की कोई जगह नहीं होती, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन, है ना, इसकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ ऑपरेशन नहीं होती. सो दिस वाज इट. एंड नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट. इफ सो दे डिज़ायर, है ना, अगर उनका मन करे, श्रेया ने सुगंधा साक्षी को क्या बोला था, अगर उनका मन करे तो आप पैसा जमा रहने दो, है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट करे रहने दो, या फिर आपका मन करे तो इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करा के कैश ले लो, विड्रॉ कर लो, या फिर फर्दर किसी और को सेल कर दो अपने शेयर्स, ठीक है, वाया इंटरमीडियरीज. सो ये लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू था. हाउएवर मार्केट वेयर इन डैश इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज. तो ये जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में था. ये दोनों लाइन्स जो हैं यहाँ से ये हाईलाइट होता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट. कौन सी लाइन्स है, लेट मी शो यू. सो यहाँ पे अगर आप देखें कि इशूज अ प्रोस्पेक्टस, इट इज कॉल्ड आईपीओ. इट इज नॉट द केस दैट बाइंग एंड इन्वेस्टिंग वंस इन्वेस्टर आर एंट्रैप्ड, है ना. अगर इन्वेस्टर्स का मन करे दे कैन सेल देयर शेयर्स एट करंट मार्केट प्राइस to other investors and thus can withdraw their own capital. तो ये सेकेंडरी मार्केट में होता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग, ठीक है. और प्राइमरी मार्केट वाली कौन सी लाइन थी, द कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस एंड इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इन शेयर, इट इज कॉल्ड आईपीओ. इट इज कॉल्ड आईपीओ. सो यहाँ से लेके यहाँ वाली जो लाइन है, दिस इज प्राइमरी मार्केट. अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में यहाँ से बोल रहे हैं कि मार्केट जो कंपनी जहाँ पे शेयर इशू कर रही है, इसकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो चाहे सेकेंडरी मार्केट हो, इन दोनों की ही कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है. आई होप पैराग्राफ से आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं. ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं जो कि थोड़े ट्रिकी होते हैं और पैराग्राफ से उसकी लाइंस ढूंढनी होती है. ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं एंड हमारा चैप्टर भी एंड हो चुका है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का. इसके बाद मैं इसका वन शॉट रिविजन करवाऊंगी आपको एंड वी विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट. एंड स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को. हमारे जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इसको भी फॉलो करना है. दिस इज़ अवर ऐप एंड वेबसाइट जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज. यूट्यूब पर आपको सारे वीडियो सिस्टमेटिकली मिल जाएंगे. डीपीपीज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ई नोट्स, ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगे. इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसकी लिंक है. हाई क्वालिटी एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी 100% फ्री. येस, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू. सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलती हैं जहाँ हम केजी टू क्लास 12 पढ़ाते हैं. एंड हिंदी मीडियम चैनल की क्लासेस आपको सेपरेट चैनल पे मिलती हैं जहाँ पे हम 6 to 12 पढ़ाते हैं फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, क्रैश कोर्स, आपको सब कुछ A to Z प्रिपरेशन करवाई जाती है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द.